जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स में कुछ वेरियस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स जो कि हम जब डेटा स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़ होती हैं, जो बार बार यूज़ होती हैं हमारे प्रोग्राम्स में। अक्सर हमने देखा भी है, आज उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि हम अक्सर रेफरेंस वेरिएबल्स देखते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड हमें नज़र आता है हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में, तो उसके बारे में जानते हैं ये रेफरेंस वेरिएबल्स क्या हैं, इनका क्या पर्पस है। जी, रेफरेंस वेरिएबल मोस्टली जब भी हम एक ये एंड का सिंबल देखते हैं, ठीक है। एंड का सिंबल तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं। जैसे कि अगर तो एंड का साइन किसी भी वेरिएबल के सामने आता है, वेरिएबल से पहले हम लिखते हैं, जैसे कि एंड एक्स हमने लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम एक्स वेरिएबल की जो एड्रेस है, एक्स वेरिएबल को मेमोरी में जो एड्रेस मिला हुआ है वो एड्रेस हम इस पॉइंटर में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, इसलिए इसके एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए जो हम पॉइंटर बनाएंगे वो भी इंटीजर टाइप का होगा। यहाँ पे इंट स्टैटिक का पीटीआर क्या बता रहा है कि चूँकि पीटीआर एक वेरिएबल नहीं बल्कि एक पॉइंटर है, जो कि सिंपल इंटीजर वैल्यू नहीं बल्कि एक इंटीजर वैल्यू का एड्रेस रखेगा, इसलिए हमने इसे इंट स्टैटिक पीटीआर के साथ डिक्लेयर करवाया। उसके साथ जब हमने एंड एक्स रखा, इसका क्या मतलब है कि आपके पास एंड का साइन एक्स के साथ लगने के बाद वो क्या करेगा, एक्स वेरिएबल को जब इन एक्स डिक्लेरेशन के बाद मेमोरी में जो भी स्पेस मिली है उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो पीटीआर के अंदर स्टोर होगा। अब अगर हम एक्स को यूज़ करना चाहें, एक्सेस करना चाहें, तो एक तरीका तो ये है कि हम उसको डायरेक्ट एक्स के थ्रू एक्सेस करें। दूसरा तरीका हमारे पास अब क्या आ गया कि हम इस पॉइंटर के थ्रू भी इस एक्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंटर के पास एक्स का पता है, उसका एड्रेस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंड का सिंबल आपके पास कुछ फंक्शन के सिग्नेचर में भी यूज़ होता है। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे एक बाइनरी सर्च ट्री क्लास के जो है इंसर्ट एंड रिमूव के फंक्शन को दिखाया गया है, जिसमें कॉन्स्ट टाइप का पैरामीटर है ई टाइप एंड एक्स, ई टाइप एंड एक्स। यहाँ पे ई टाइप क्या है, ई टाइप एक न्यूमरेटेड टाइप है जो कि बनाई गई है। इसकी बजाय हम इंसर्ट एंड रिमूव के फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाइड इंसर्ट कॉन्स्ट इंट एंड एक्स, ठीक है जी। यानी कि हम अगर दूसरा इसका जो हम यूज़ देख रहे हैं एंड वाले सिंबल का, एंड के सिंबल का पहला तो हमने यूज़ देखा ना, किसी वेरिएबल का एड्रेस हमने स्टोर करवाना है, एक्सेस करवाना है, तो और अगर हमने हम किसी फंक्शन के अंदर उसकी सिग्नेचर के अंदर भी उसके वेरिएबल्स उसके पैरामीटर्स को उसके पैरामीटर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते हुए भी एंड का साइन लगा देते हैं। अब उसका यहाँ पे क्या पर्पस है, किस यूज़ के लिए इसको हम लगाते हैं, उसकी बात हम करते हैं। एक और चीज़ हमें यहाँ पे कॉन्स्ट का वर्ड भी नज़र आ रहा है, कॉन्स्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे कि इसका क्या मकसद होता है। बहरहाल जी, हमारे पास दो हमने यूजेस देखे अभी तक एंड के। एंड इंडिकेट्स अ पैरामीटर दैट इज़ रेफरेंस वेरिएबल। अच्छा, जब हम पैरामीटर के साथ एंड का साइन लगा देते हैं तो एंड क्या फिर बताता है, एंड ये इंडिकेट करता है कि अब ये जो पैरामीटर है ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं बल्कि ये रेफरेंस वेरिएबल बन गया है। कहने का मतलब है कि जब भी किसी वेरिएबल के नाम के साथ हम एंड का साइन लगा दें, इट मीन्स कि हमारे पास वो वेरिएबल क्या बन गया है, वो वेरिएबल आपके पास रेफरेंस वेरिएबल बन गया है। जिस भी वेरिएबल के साथ एंड का साइन लगेगा वो रेफरेंस वेरिएबल बनेगा। जिस तरह की जब हमने इंट स्टाइल पीटीआर एंड एक्स किया है, तब भी आपके पास एक्स वेरिएबल नहीं बल्कि यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर काम कर रहा है। इस तरह जब हमने इंसर्ट एंड रिमूव के फंक्शन के अंदर एक्स के साथ एंड का साइन लगा दिया, तो अब एक्स और एक्स जो है वेरिएबल नहीं बल्कि रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर काम करेंगे। हम बेसिकली इस रेफरेंस वेरिएबल का, इस एंड के साइन के यूजेस को समझने के लिए तीन एग्जांपल्स लेते हैं, तीन फंक्शंस लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से अंदाज़ा होगा कि इस रेफरेंस वेरिएबल का क्या काम है और ये किस तरह से हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस में, डिफरेंट फंक्शंस में, डिफरेंट सिनेरियोज में किस तरह से एक्ट करता है और किस तरह डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। देखते हैं जी, तीन एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास। एग्जांपल वन में हमने एक इंट -1 का फंक्शन बनाया है, ठीक है। इंट उसकी रिटर्न टाइप है और इंट -1 ही फंक्शन का नाम है। हमने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर वो फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है जिसका नाम है जी ओल्ड वैल, और उसकी टाइप भी हमने क्या रखी है, इंटीजर ही रखी है। फिर हम उस ओल्ड वैल की वेरिएबल के अंदर डिक्रीमेंट कर रहे हैं, एक का डिक्रीमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमने इसका नाम ही क्या रखा है, इंट माइनस, यानी जो भी इसके पास वेरिएबल है, जो भी पैरामीटर आएगा, पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगी उसमें से एक डिक्रीज़ करना है और ओल्ड वैल के अंदर स्टोर करवा देना है और ओल्ड वैल को वेरिएबल को रिटर्न करवा देना। ठीक है जी, ओल्ड वैल एक टेम्परेरी वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, जो कि इस फंक्शन के
सिग्नेचर के अंदर, इस फंक्शन की डिक्लेरेशन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही ये ओल्ड वैल का फंक्शन यूज़ हो सकता, वेरिएबल यूज़ हो सकता है, बाहर यूज़ नहीं हो सकता, इसका स्कोप इतना ही है। बहरहाल जी, इस ओल्ड वैल के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आती है उसमें से एक माइनस करके और इस ऑल्टर्ड वैल्यू को रिटर्न करवा दिया जाता है इस फंक्शन से। इसी तरह एग्जांपल 2 के अंदर क्या हो रहा है, एग्जांपल 2 के अंदर अब हम ओल्ड वैल को वेरिएबल नहीं बल्कि एक पॉइंटर के तौर पर ले रहे हैं। पॉइंटर के तौर पर ले रहे हैं, इसका मतलब है इसको, इस फंक्शन को int -2 को जिस भी वेरिएबल के साथ कॉल किया जाएगा उस वेरिएबल का हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं बल्कि एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि अब ओल्ड वैल एक वेरिएबल नहीं रहा बल्कि यहाँ पे वो इस फंक्शन का लोकल एक पॉइंटर बन गया है। वो क्या कर सकता है, वो किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता, कैरी नहीं कर सकता ओल्ड वैल का वेरिएबल के, बल्कि वो क्या कर सकता है, जो भी इसको फंक्शन कॉलिंग में पैरामीटर पास किया जाएगा, आर्गूमेंट पास किया जाएगा, उस आर्गूमेंट में जो भी आपके पास वेरिएबल है उसका एड्रेस ओल्ड वैल के अंदर आके स्टोर होगा। देन ओल्ड वैल की वैल्यू को गेट किया जाता है जब हम पॉइंटर के साथ डिक्लेरेशन के अलावा अगर दूसरी दफ़ा हम उसके साथ जब स्टैटिक लगाते हैं, इसका मतलब है कि हम पॉइंटर को डी रेफर कर रहे हैं। डी रेफर करने का क्या मतलब है, पॉइंटर में जिस भी वेरिएबल का एड्रेस है उसकी वैल्यू हम गेट कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे कॉल होता है हमारे पास int -2 किसी भी वेरिएबल आई के साथ अगर कॉल होता है तो आई के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को निकाल के कैसे हम ला सकते हैं, उसको हम इंटीजर वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं जब हम स्टैटिक ओल्ड वैल, अगर हम हाल ही ओल्ड वैल लिखते हैं ना तो इसका मतलब है कि ओल्ड वैल एक पॉइंटर होगा और वो एड्रेस रिटर्न करवाएगा जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा। जबकि हम उसके अंदर से कुछ डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, माइनस करना चाह रहे हैं, दैट इज़ वाई हमें हेक्साडेसिमल नहीं बल्कि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। कहने का मतलब है कि ओल्ड वैल जिस भी वेरिएबल का एड्रेस रखता है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है हमें वो चाहिए, इसलिए हमने ओल्ड वैल के साथ दोबारा स्टार्ट लगाया। यहाँ से वो वैल्यू गेट होगी और उसमें से 2 का डिक्रीमेंट होगा, रिजल्ट को जो है ना ओल्ड वैल के अंदर ओल्ड वैल के थ्रू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया जाएगा। क्योंकि देखें जी यहाँ पे दोबारा डी रेफरेंसिंग है, अगर यहाँ पे आपके पास स्टैटिक ना होता तो यहाँ पे हमें ओल्ड वैल को कोई वैल्यू साइन करने के लिए यहाँ पे हमें एंड का साइन लगा के तो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है जिसका एड्रेस ये स्टोर करवा। लेकिन ओल्ड वैल के साथ दोबारा स्टैटिक लगाने का ये मतलब है कि ओल्ड वैल के अंदर आपके पास जो है वैल्यू, ओल्ड वैल जिस भी वेरिएबल को रेफर कर रहा है उसकी वैल्यू अपडेट हो गई है। इसको अभी और क्लियर होता है जब हम इसको फंक्शन कॉलिंग के साथ देखते हैं। बहरहाल जी, यहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा, ओल्ड वैल रिटर्न किया दिया जाएगा तो दोबारा एक इंटीजर वैल्यू भी रिटर्न होगी उस वेरिएबल की जिसको ओल्ड वैल ने अपने पास एड्रेस जिसका रखा और जिसमें 2 का डिक्रीमेंट किया, वो वैल्यू डिक्रीमेंटेड वैल्यू जो है ना यूज़र के पास चली जाएगी। देन एक और हमारे पास फंक्शन है int -3, इसके अंदर अब आपके पास तीनों के फंक्शन की अगर आप देखें तो डिक्लेरेशन में फ़र्क है। पहले फंक्शन के अंदर आपके पास int ओल्ड वैल एक वेरिएबल है, दूसरे फंक्शन के अंदर int स्टैटिक ओल्ड वैल एक पॉइंटर है, तीसरे फंक्शन के अंदर int एंड ओल्ड वैल एक आपके पास रेफरेंस वेरिएबल है। एग्जाम्पल 1 में वेरिएबल, एग्जाम्पल 2 में पॉइंटर और एग्जाम्पल 3 में आपके पास क्या बन जाता है, ओल्ड वैल एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है। ठीक है जी। बहरहाल ओल्ड वैल के साथ होता क्या है, ओल्ड वैल की वैल्यू, ओल्ड वैल में से -3 माइनस किया जाता है और ओल्ड वैल को अपडेट करके रिटर्न करवा दिया जाता है। ठीक है जी। तीनों का हमने काम करने का तरीका भी देख लिया, तीनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सिंपली 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिक्रीमेंट लेकिन डी रेफरेंसिंग करके, और यहाँ पे आपके पास रेफरेंस वेरिएबल के साथ ही वैल्यू आ रही है और उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। कैसे काम करता है इसकी बारी बारी हम वर्किंग देखते हैं, हमें समझ आएगा तीनों में क्या डिफरेंस है और रेफरेंस वेरिएबल किस तरह से इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। ये देखें जी, हम कॉल करते हैं int -1 को। int -1 को किस तरह से कॉल किया गया, यूज़र ने कॉलर फंक्शन के अंदर एक टेम्परेरी वेरिएबल माइंड के नाम से बनाया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 31। देन एक इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल बनाया रिटर्न वैल्यू, जिसका मकसद क्या है, रिटर्न वैल्यू यानी जो आंसर आएगा, जो फंक्शन कॉलिंग के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको रिटर्न वैल्यू को कंटेन करना, यानी एक कंटेनिंग एम्प्टी शुरू में जो है ना वेरिएबल ले लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, int -1 का फंक्शन कॉल हो रहा है जिसके अंदर my int की वैल्यू एज अ पैरामीटर जा रही है। इसका मतलब है कि int -1 का फंक्शन कॉल होगा और उसे my int जाएगा। my int क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, अब int -1 के फंक्शन को जाके देखते हैं जी। int -1 का फंक्शन भी एक वेरिएबल ही पैरामीटर के तौर पर लेता है, यानी वहाँ से जो हम माई वैल्यू पास करेंगे, माई वैल्यू 31 वो यहाँ पे आके ओल्ड वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर उसमें से 1 का डिक्रीमेंट होगा तो आपके पास 30 हो जाएगी और 30 वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगी। ऐसे ही है जी।
31 जा रहा है, 31 वहाँ पे जाके एक का लेकिन 31 माई इंटीजर की वैल्यू जाके कॉपी हो जाएगी ओल्ड वैल्यू में, ओल्ड वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट होगा और जो है रिटर्न कर दिया जाएगा ओल्ड वैल्यू को, ओल्ड वैल्यू की वैल्यू रिटर्न वैल्यू के अंदर आएगी। और जब सी आउट किया जाएगा माइंड और रिटर्न वैल्यू दोनों में क्या डिफरेंस होगा इसकी वर्किंग ज़रा हम देखते हैं। ये देखें जी, ये आपको ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपके पास कोड किसी भी प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो प्रोसेस का जो है कोड वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर कोई स्टैटिक डाटा होता है, स्टैक बना होता है, हीप बना होता है, ये मतलब एक मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म हम देख रहे हैं। स्टैक लेआउट वो हमें क्यों बता रहा है, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा है कि मेमोरी जो है वो स्टैक लेआउट पे मेंटेन्ड होती है, यानी स्टैक की बेस पे वो लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे काम करती है। यहाँ पे जी हम आते हैं कि हमारे पास किस तरह से इंट माइनस वन को जब हमने कॉल किया है तो हमारे सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। देखें जी, सबसे पहले तो हमने एक कॉलर फंक्शन के अंदर माई इंट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था और उसको वैल्यू साइन की थी 31, ऐसे किया जी हमने। ठीक है जी, यहाँ तक तो ये काम हो गया। फिर हमने एक रिटर्न वैल्यू का वेरिएबल बनाया था और उसे हमने खाली रखा था, ऐसे ही जी खाली है अभी तक। फिर हमने माई इंट के साथ इंट माइनस वन के फंक्शन को कॉल किया था और उसमें हमने पैरामीटर पास किया है माई इंट, ऐसे ही है जी। ये देखें, हमने इंट माइनस वन को कॉल किया माइंड के साथ। पहली दो स्टेटमेंट से आपके पास माइंड बना, उसके अंदर 31 गया, रिटर्न वैल्यू बना, लेकिन वो हाली रहा। तीसरी इंस्ट्रक्शन से आपके पास माइंड की वैल्यू यानी 31 इंट माइनस वन के पास गई। इंट माइनस वन के पास जब वो गई तो वहाँ पे हमारे पास इंट माइनस वन के पास उसको कैरी करने वाला कौन था, उसको कैरी करने वाला था ओल्ड वैल। ओल्ड वैल ने माइंड की वैल्यू को कैरी किया। कैरी करने का क्या मतलब है, जो वैल्यू माइंड की थी वो एज इट इज़ कॉपी हो गई ओल्ड वैल के अंदर, ओल्ड वैल के अंदर कॉपी हुई। अब उसके बाद इंट माइनस वन का फंक्शन काम करेगा और क्या करेगा, ओल्ड वैल की वैल्यू में से एक का डिक्रीमेंट करेगा। ओल्ड वैल की वैल्यू में से जब वो एक का डिक्रीमेंट करेगा तो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू 31 से क्या रह जाएगी, 30 रह जाएगी। ठीक है जी, ये 30 वैल्यू आपके पास रिटर्न करवा देगा। आपका फंक्शन रिटर्न जब करवाएगा तो वो आके किस में प्लेस हो जाएगी, रिटर्न वैल्यू के अंदर प्लेस हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो वो ये है कि आपके इस फंक्शन कॉलिंग में माइंड की वैल्यू इट सेल्फ चेंज नहीं हुई, बल्कि माइंड की वैल्यू को हमने कॉपी किया किसके अंदर, माइंड की वैल्यू को हमने जब कॉल किया इंट माइनस वन को तो माइंड की वैल्यू को हमने ओल्ड वैल के अंदर कॉपी किया और फिर हमने ओल्ड वैल को ही अपडेट किया, हमने माइंड को नहीं छेड़ा। हमने ओल्ड वैल को अपडेट करके उसको 31 से 30 किया और उस 30 वैल्यू को हमने किसको पास करवा दिया, जब रिटर्न हुआ आपके पास ओल्ड वैल तो वो रिटर्न होके किस में आया, रिटर्न वैल्यू के अंदर। तो अब इस वक्त हमारे पास मेमोरी का क्या स्टेटस है, माइंड में 31 और रिटर्न वैल्यू में 30 स्टोर हो गया है। ये है जी आपके पास कॉलिंग फंक्शन, जब हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं बाय वैल्यू। एक्चुअली आपके पास ये क्या कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग बाय वैल्यू, जिसके अंदर वेरिएबल की मदद से ही हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन की इटसेल्फ डेफिनेशन में भी जो है वैल्यू को कंटेन करने वाला कौन था, वेरिएबल था, जिसने वैल्यू को कंटेन किया उस टेम्पररी वेरिएबल ने जो कि उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल था। जो है डेटा में चेंजेस प्लेस किए और उन चेंजेस को रिटर्न करवा दिया, जबकि जो ओरिजिनल पैरामीटर था, जो इनपुट वैल्यू थी, वो चेंज नहीं हुई। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे बिकॉज इट इज़ द वैल्यू दैट इज़ पास्ट, सो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। जो कॉलिंग है इसे हम कहते हैं जी कॉल बाय वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हम अब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि वी वांटेड टू एक्चुअली चेंज अ वेरिएबल्स वैल्यू फ्रॉम विद इन द फंक्शन, वन वे वुड बी टू सेंड अ पॉइंटर। अब जी हमारे पास हमने अभी भी अपने लास्ट फंक्शन के अंदर देखा, लास्ट एग्जांपल के अंदर देखा कि माइंड की वैल्यू इटसेल्फ चेंज नहीं हुई, बल्कि उसका जो कंटेनर जिसने कॉलर जो उसका फंक्शन था उसके अंदर जो लोकल वेरिएबल था उसकी वैल्यू चेंज हुई, जबकि माइंड की वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर हम माइंड इंटीजर की वैल्यू जिसमें हम डिक्रीमेंट करना चाहते हैं उसकी अपनी वैल्यू को भी चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम कॉल बाय वैल्यू नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम कॉल बाय पॉइंटर करेंगे। हम बेसिकली पॉइंटर की हेल्प से कॉलिंग करेंगे, या हम कॉल बाय रेफरेंस आप कह सकते हैं, तब हम करेंगे। वो किस तरह से किया जाएगा, देखें जी आपके पास अगेन कॉलर फंक्शन है, एक रिटर्न वैल्यू का टेम्पररी वेरिएबल बनाया, उससे शुरू में हाल ही रखा, एक इंटीजर माइंड का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 31 स्टोर करवा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इंट माइनस वन को कॉल किया था। अब इंट माइनस टू को हमने माइंड के साथ कॉल किया, लेकिन अब हमने माइंड वेरिएबल नहीं बल्कि हमने उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस बेचा है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये कॉल बाय पॉइंटर है। कॉल बाय पॉइंटर इसलिए है क्योंकि इसमें हमने
वेरिएबल का रेफरेंस भेजा है। रेफरेंस भेजा मीन्स हमने एक पॉइंटर को कॉल किया, हमने एक पॉइंटर के अंदर इस वेरिएबल के एड्रेस को पहुंचाया है, और फिर जो भी इससे रिजल्टेंट आंसर आएगा वो रिटर्न वैल्यू के अंदर आएगा और वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर हम देखते हैं आपके पास इसकी वर्किंग, तो वर्किंग कुछ इस तरह से है। देखें जी, उसी तरह माइंड का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया गया, उसके अंदर 31 रखा गया, रिटर्न वैल्यू को हल रखा गया। अब ओल्ड वैल के अंदर हमने क्या रखवाया, ओल्ड वैल को देखें जी, हमने कॉल किस तरह से किया, हमने इंट -2 को एंड माइंड के साथ कॉल किया, एंड माइंड के साथ कॉल किया है। तो ये कॉल कहाँ पे जाएगी, ये आपके पास इंट -2 फंक्शन के पास जाएगी। यहाँ से जब आपके पास एंड माई इंट का कॉल आएगी, तो एंड माई इंट का जो माई इंट वेरिएबल है उसको मेमोरी में जो भी एड्रेस मिला हुआ है वो एड्रेस आके ओल्ड वैल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओल्ड वैल के अंदर क्या स्टोर होना है, कोई वैल्यू स्टोर नहीं होनी, जैसे कि इंट -1 के अंदर वैल्यू आके स्टोर हुई थी, उसके अंदर 31, जबकि यहाँ पे ओल्ड वैल के अंदर माई इंट का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर होगा। किस तरह से, कुछ इस तरह से जी। हाँ जी, ये देखें, ओल्ड वैल के अंदर माइंड वेरिएबल को जो मेमोरी एड्रेस मिला हुआ है, स्पेस मिली हुई है, वो एड्रेस आके स्टोर हो जाता है 1072। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, ओल्ड वैल के पास माइंड का आ गया है एड्रेस। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हमारा गोल ये है कि जब हम डिक्रीमेंट करें तो माइंड के अंदर इट सेल्फ चेंज आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ओल्ड वैल को डी रेफर करेंगे। डी रेफर करने का क्या मतलब है, हम ओल्ड वैल जिस भी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है उस वेरिएबल की लोकेशन तक पहुंचेंगे और असल उसमें डिक्रीमेंट करेंगे और रिजल्ट्स को प्लेस करेंगे जहाँ पे भी हम प्लेस करना चाहें। ये देखें जी, और जब हमने स्टैटिक ओल्ड वैल किया तो स्टैटिक ओल्ड वैल ने हमारे कंट्रोल को यहाँ पे ले गया, और स्टैटिक ओल्ड वैल -2 किया तो उसने क्या किया, ओल्ड वैल के पास जिसका भी एड्रेस था उसकी वैल्यू निकाली, 31 -2 किया 29 और उसे स्टोर करवा दिया आपके पास माइंड में, और उसका रेफरेंस जो है वो ओल्ड वैल को भी दे दिया। यानी ओल्ड वैल के पास अब जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है उसके अंदर वैल्यू चेंज हो चुकी है, एक्चुअली वैल्यू इटसेल्फ चेंज हो चुकी है। ठीक है जी, और फिर यही वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, रिटर्न वैल्यू के अंदर। अब अगर हम यहाँ से सी आउट करवाएंगे तो सी आउट में हमारे पास माई इंट का आंसर 29 और रिटर्न वैल्यू दोनों का आंसर 29 आएगा। ठीक है जी, यानी यहाँ पे अगर हमारे पास हम अपनी लास्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं अपने फंक्शन के लिए कॉलर की, तो वो है सी आउट माई इंट रिटर्न वैल। जब हमने इंट -1 को कॉल किया था तो उसमें माई इंट और रिटर्न वैल दोनों डिफरेंट थे। माई इंट आपके पास ओरिजिनल वैल्यू 31 और रिटर्न वैल 30 थी जो कि डिक्रीमेंट थी, जबकि यहाँ पे जब हम ये लास्ट स्टेटमेंट इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल बाय पॉइंटर में जब हम इन दोनों को रिटर्न सी आउट करवाएंगे तो माइंड की वैल्यू भी चेंज हो चुकी होगी और रिटर्न वैल्यू में भी चेंज वैल्यू पड़ी होगी, यानी डिक्रीमेंटेड वैल्यू 29 दोनों के अंदर आएगा। नेक्स्ट ही हम तीसरा 8 - 3 के फंक्शन को भी देखते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट अ फंक्शन टू चेंज एन ऑब्जेक्ट। अब हमारा गोल क्या है, पहले हमारा गोल था कि जो कॉलर है, यानी जिस वेरिएबल के साथ हमने कॉल किया है उसकी वैल्यू चेंज ना हो, बल्कि टेम्प्रेरी वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज हो और वो रिटर्न हो जाए। दूसरी दफ़ा हमारा गोल ये था, तब हमने कॉल बाय वैल्यू किया, फंक्शन कॉलिंग बाय वैल्यू की। फिर हमारा मकसद ये था कि हमने जिसको कॉल किया है, जिस वैल्यू के साथ हम कॉल करते हैं उसके अंदर उस वेरिएबल के अंदर इट सेल्फ चेंजेस आ जाए, वो डिक्रीमेंट हो जाए, तो फिर हमने कॉल बाय पॉइंटर यूज़ किया। लेकिन अब हमारा गोल क्या है, हम चाहते हैं कि वी वांट अ फंक्शन टू चेंज एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करें, बट वी डोंट वांट टू सेंड द फंक्शन a copy. The object could be large and copying it costs time, so we don't want to use pointers because of the messy syntax. अब हम कहते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन को चेंज करना चाहते हैं, वो हमें एक फंक्शन चाहिए एक ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, हमें ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, हमने यानी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को चेंज करना है। पहले तो अभी तक तो हम वेरिएबल्स पे थे ना, वेरिएबल्स के बाद अब हम ऑब्जेक्ट पे आ गए हैं। वेरिएबल के अंदर तो एक सिंगल वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, कि हम उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही जो है ना, या पॉइंटर की हेल्प से फंक्शन को कॉल करें और ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ को चेंज करें। लेकिन वो हमारे पास एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होगा। फिर हम क्या करें, फिर हम ये काम कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करने वाला फंक्शन के थ्रू। आंसर ये है कि अगर हम कॉल बाय रेफरेंस या फिर पास बाय रेफरेंस की कॉलिंग यूज़ करें तो इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी और हमें कोई भी एक मेसी कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा।
ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। सो हमने 3 तरह की कॉलिंग देखी है। कॉल बाय वैल्यू, जिसमें कॉलर की वैल्यू चेंज नहीं होती बल्कि टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। फिर हमने देखा है जी कॉल बाय पॉइंटर, जिसमें कॉल करने वाले की अपनी वैल्यू भी चेंज हो जाती है और जो चेंज करता है वो जस्ट पॉइंटर के तरफ एड्रेस कंटेन करता है, यानी वो सिर्फ एक रेफरेंस, वो एक सिर्फ पता बताता है, एड्रेस बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और तीसरी हमने देखी है कॉल बाय रेफरेंस या फिर पास बाय रेफरेंस की एक ऐसी कॉलिंग है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं। कैसे ज़रा इसको हम करके देखते हैं। देखिए इसमें भी वैसे ही हुआ है, शुरू में एक लोकल वेरिएबल इंटरनल वैल्यू लिया है, फिर एक माइंड का वेरिएबल लिया और उसको 31 वैल्यू असाइन की है, और फिर एक रिटर्न वैल का वेरिएबल लिया है के अंदर जो है ना int-3 का रिजल्ट को स्टोर करवा दिया। अगेन यहाँ पे हमने कॉलिंग देखें, आप कॉलिंग में कोई चेंज नहीं है, कॉलिंग बिल्कुल int-1 जैसी कॉलिंग है, यानी यहाँ पे भी हमने माई इंट ही कॉल किया है, माई इंट ही पास किया है, हमने उसका रेफरेंस पास नहीं किया किसी पॉइंटर को, बल्कि हमने वेरिएबल को इटसेल्फ पास किया है। देखते हैं जी ये काम कैसे करता है। ये हमारे पास था int-3 का फंक्शन, देख लें। इसके अंदर जब आप माइंड को यहाँ पे पास कॉल करोगे माइंड के साथ int-3 को, तो माइंड का रेफरेंस जो है वो ओल्ड वैल के पास आ जाएगा, यानी ओल्ड वैल रेफ़र करने लग जाएगा माइंड पे। ओल्ड वैल माइंड का एड्रेस कंटेन नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, माइंड के ऊपर एक रेफरेंस वो अपना रख लेगा, उसका एक तक कह लें जिस तक एक पॉइंटर एक तक एक अपना जो है ना रेफरेंस पॉइंट एक एरो अपना उस तक ले जाएगा, और फिर क्या करेगा, ओल्ड वैल के अंदर चेंजेस आएंगे और उनको रिटर्न करवा दिया जाएगा। किस तरह देखते हैं जी। ये जी शुरू में एक माइंड का वेरिएबल बना, उसके अंदर 31 रखा, रिटर्न वैल्यू खाली है। अब ओल्ड वैल का जो है एक हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल था, पॉइंटर भी नहीं था, वेरिएबल भी नहीं था, बल्कि एक रेफरेंस वेरिएबल था। ये रेफरेंस वेरिएबल क्या करेगा, जस्ट एक एरो माइंड की तरफ लेके जाएगा, ना तो माइंड का एड्रेस रखेगा ना ही माइंड की वैल्यू रखेगा। कॉल बाय वैल्यू की तरह ना तो माइंड की वैल्यू रखेगा और ना ही कॉल बाय पॉइंटर की तरह माइंड के एड्रेस को अपने पास रखेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस जो है वो बना लेगा माइंड की तरफ। अब जैसे ही हम इसके अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, कहने का मतलब है अब माइंड भी एक ही मेमोरी लोकेशन का नाम है और ओल्ड वैल भी उसी मेमोरी लोकेशन का नाम है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि कॉलर जिस लोकेशन कॉलर का नाम भी जिस लोकेशन को कॉल किया गया है, जिस नाम के साथ, वही नाम जिस पैरामीटर के ऊपर कॉल की गई है, वो दोनों नाम एक ही मेमोरी लोकेशन को के ऊपर जो है ना वो पॉइंट आउट करने लग जाते हैं। बहरहाल जी इसके बाद चेंजेस लाया जाता है, -3 किया जाता है, -3 करके माइंड के अंदर चेंजेस आते हैं और वो रेफरेंस कौन याद रखता है, ओल्ड वैल। ठीक है, और फिर जो है ना जब हम ओल्ड वैल को रिटर्न करवाते हैं, तो ओल्ड वैल को रिटर्न करने का क्या मतलब है, हम एक्चुअली माइंड की वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। देखिए ना लास्ट स्टेटमेंट में हम -3 की -3 की हम जब ओल्ड वैल को रिटर्न करवाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, हम ओल्ड वैल जिस वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है उसकी वैल्यू को हम रिटर्न करवाते हैं। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास ये चेंज होता है और फिर रिटर्न करने के बाद हमारे पास क्या होता है, 28 रिटर्न हो जाता है और ओल्ड वैल जो कि टेम्परेरी वेरिएबल था उसका स्कोप फंक्शन के साथ ही ख़त्म हो जाता है। सो आपके पास ये है जी कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें क्या होता है कि हम आपके पास कॉलिंग जो है कॉलिंग इस तरह से करते हैं कि जिस वेरिएबल के साथ हमने कॉल किया जस्ट हम उसको उसके ऊपर जो है ना एक रेफरेंस सेट करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल की किसी दूसरे पॉइंटर की हेल्प से, और उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम कॉल करते हैं डिफरेंट उस रेफरेंस की मदद से जो है ना हम वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू को चेंज करते हैं। और इस टर्म को जो है ना हम रीनेम एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं। वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ द रीनेमिंग एब्स्ट्रैक्शन, एक तरह की एब्स्ट्रैक्शन भी है। सो बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल आपके पास ऐसा वेरिएबल जिसके साथ हम एंड का साइन लगा दें वो रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है। रेफरेंस वेरिएबल की बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन को कॉल करने के 3 तरीके हैं। कॉल बाय वैल्यू जिसमें सिंपली वेरिएबल के पास जाके स्टोर होता है, कॉल बाय पॉइंटर जिसके अंदर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर के अंदर जाके स्टोर होता है, और कॉल बाय रेफरेंस जिसके अंदर कॉलर ऑब्जेक्ट या कॉलर वेरिएबल का रेफरेंस के ऊपर रेफरेंस जो है वो कॉल्ड फंक्शन के टेम्परेरी वेरिएबल्स का रेफरेंस उसके ऊपर सेट हो जाता है। सो ये है जी हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल और उसके यूजेस।
जी, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ देखते हैं। रेफरेंस वेरिएबल के बाद कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ देखते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड ज़्यादातर जो है ना फंक्शन के सिग्नेचर में यूज़ होता है, ठीक है। और इसका एक्चुअल मीनिंग डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर आया है, कहाँ पे ये यूज़ हुआ है। बहरहाल कॉन्स्ट वर्ड निकला है कॉन्स्टेंट से, जिसका मतलब है कुछ किसी भी चीज़ को सेम रखना, उसको चेंज ना करना कॉन्स्टेंट कहलाता है। बहरहाल डिफरेंट जगहों पे इसके डिफरेंट यूजेस हैं। कुछ कॉमन यूजेस की बात करते हैं कॉन्स्ट की। पहला यूज़ है जी, कीवर्ड कॉन्स्ट अपेयर होता है जब भी फंक्शन पैरामीटर से पहले। फंक्शन पैरामीटर से पहले, जैसे कि यहाँ पे एक चेस प्रोग्राम की एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर ईंट मूव पीस का फंक्शन है, जो कि कॉन्स्ट में आपके पास पीस टाइप का एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है और उसको कांस्टेंट रखा गया है। इसका क्या मतलब है कि पैरामीटर मस्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द लाइफ ऑफ फंक्शन। जब तक ये फंक्शन चलता रहेगा, कॉल होगा, जब तक अपनी वर्किंग करता रहेगा, तब तक इसके अंदर जो भी आपके पास पैरामीटर है वो पैरामीटर कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हम चेंज करना चाहें इसकी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल पैरामीटर पेयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट द कंपाइलर विल जनरेट एन एरर। क्योंकि हमने पैरामीटर जो है उसको कांस्टेंट कर दिया, तो इस कांस्टेंट पैरामीटर के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वैसे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि दिस दिस पैरामीटर कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे ये पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट है। बहरहाल कॉन्स्ट का कीवर्ड ये बताता है कि इस पैरामीटर की वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती। इसका ये भी मतलब है कि अगर पैरामीटर इफ द पैरामीटर इज पास टू अनदर फंक्शन, द फंक्शन मस्ट नॉट चेंज इट ईदर। और अगर हम किसी कांस्टेंट कीवर्ड को, किसी कांस्टेंट वेरिएबल को किसी फंक्शन को भी पास करते हैं, किसी दूसरे फंक्शन को भी पास करते हैं, तो वो भी उसको चेंज नहीं कर सकता। एक तो हमने बात की ना कि हम इस पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ना तो हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, ना इस फंक्शन के अंदर, यानी जिस पैरामीटर को हमने कांस्टेंट बना दिया उस पैरामीटर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। विद इन द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकते। आप ये वो एक क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे लिए एक पजलिंग सा क्वेश्चन है, व्हाई वी आर पासिंग समथिंग बाय रेफरेंस एंड देन मेक इट कांस्टेंट, आई डोंट चेंज इट। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा पास बाय रेफरेंस की वाली जैसी एग्जांपल थी जिसके अंदर एंड का साइन लगा हुआ है। तो कह रहे जी हम रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं किसी वैल्यू को, लेकिन हम फिर भी हम उसे कांस्टेंट बना लेते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जबकि पहले जब हमने रेफरेंस के थ्रू पास किया तो हमने जैसे ओल्ड वैल्यू और माइंड के अंदर चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते हैं। डोंट पासिंग बाय रेफरेंस मीन वी वांट टू चेंज इट, ठीक है। तो अगर कहते हैं कि अगर फिर हम पास बाय रेफरेंस नहीं करेंगे, पास बाय वैल्यू करेंगे, तो इसका मतलब हम उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं। दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक्चुअली हमारे पास है, वो ये है कि चाहे हम पास बाय रेफरेंस करें, चाहे हम पास बाय वैल्यू करें, अगर हमने किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स को कॉन्स्ट बना दिया है, तो ना ही पास बाय वैल्यू में, ना ही पास बाय रेफरेंस में, ना ही किसी भी और तरह की कॉलिंग में उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। उसे फंक्शन के इनसाइड आउटसाइड कहीं पे भी चेंज नहीं किया जा सकता। आउटसाइड तो वैसे भी नहीं ना एक्सेस किया जा सकता, क्योंकि फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो उसके लिए लोकल होते हैं। सो आंसर ये है कि yes, we don't want the function to change the parameter, but neither we want to use uptime and memory creating and storing an entire copy of it. So we make the original object available to the called function by using the pass by reference. We also mark it constant so that the function will not alter it even by mistaken। यानी अगर देखें जी ये कहाँ पे बेसिकली यूज़ होता है, इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कॉन्स्ट कहाँ कब हमने किसी भी पैरामीटर के साथ, किसी वेरिएबल या किसी ऑब्जेक्ट के साथ हमने कॉन्स्ट लगाना क्यों है, लगाना कब है। लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसका एक आईडी है, उसका जो है सेमेस्टर नंबर है, उसकी कुछ और क्रेडेंशियल्स हैं। अब अगर हमने उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के साथ किसी फंक्शन को कॉल किया, जैसे फ़ी कैलकुलेशन, तो फ़ी वाले डिपार्टमेंट को कोई हक नहीं होना चाहिए, कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए, कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट का नाम या फिर उसका रोल नंबर या फिर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो चेंज कर सके। तो फिर ऐसे केसेस में जहाँ पर हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर चेंज ना हो या किसी वेरिएबल की वैल्यू कदन चेंज ना हो, तब हम क्या करते हैं, उसको, उस वेरिएबल को जिस फंक्शन में कॉल करते हैं या उस ऑब्जेक्ट को जिस फंक्शन में कॉल करते हैं, हम उसको कांस्टेंट बना देते हैं, जो कि उसके अंदर चेंजेस नहीं लेकर आ सकता। दूसरा आपके पास कॉन्स्ट का कीवर्ड अपेयर्स एट द एंड ऑफ द क्लास मेंबर्स फंक्शन सिग्नेचर। अगर हम किसी क्लास के मेंबर फंक्शन के
सिग्नेचर के लास्ट में लिखते हैं, यानी पैरामीटर के साथ नहीं बल्कि फंक्शन की डिक्लेरेशन में हम लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सच अ फंक्शन कैन नॉट चेंज और राइट टू मेंबर वेरिएबल्स ऑफ दैट क्लास। इसका मतलब ये है कि अब ये वाला फंक्शन क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं यानी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको राइट नहीं कर सकता, यानी कि को चेंज नहीं कर सकता। दिस टाइप ऑफ यूजेस ऑफन अपेयर्स इन द फंक्शन दैट आर सपोज टू रीड एंड रिटर्न मेंबर वेरिएबल्स। यानी अगेन अगर हमने किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को जस्ट रीड आउट करना है, हम उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम फंक्शन को ही कांस्टेंट बना देंगे। फंक्शन के पैरामीटर को कांस्टेंट बनाने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट भी इवन आया है तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम फंक्शन को कांस्टेंट बना दें तो उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर क्लास के डाटा मेंबर्स को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी स्टूडेंट के आईडी को, स्टूडेंट के नेम को, स्टूडेंट के रोल नंबर को, स्टूडेंट के सीजीपीए एंड एक्सेट्रा वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया जा सकता अगर हम फंक्शन को कांस्टेंट बना देते हैं। और अगर हम उसके पैरामीटर्स को कांस्टेंट बनाते हैं तो अगर उसमें सिर्फ स्टूडेंट का आईडी पास किया, हम उसको नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। लेकिन फंक्शन को कांस्टेंट बनाने से हम उस फंक्शन के साथ क्लास के किसी भी डाटा मेंबर को चेंज नहीं कर सकते। तीसरा यूज़ आपके पास कॉन्स्ट की वर्ड का है कि अगर ये अपेयर होता है एट द बिगिनिंग ऑफ रिटर्न टाइप इन द फंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि व्हेन एवर इट इज़ रिटर्न is constant. This purpose is typically to protect our reference variable. This also avoids returning a copy of an object. यानी किसी फंक्शन के शुरू में कॉन्स्ट लगाने का मतलब ये है कि जब ये यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाएगा तो वो वैल्यू एज इट इज़ जो फंक्शन है उसके अंदर चेंजेस कर दी हैं वही चेंजेस होंगे, उसके अलावा उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। एज इट इज़ जो ऑब्जेक्ट का स्टेटस है वही रहेगा, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा रेफरेंस वेरिएबल से या प्रोटेक्ट करेगा उसको चेंजेस से, ठीक है। तो 3 हमने यूजेस देखे कॉन्स्ट के। एक यूज़ है हम कॉन्स्ट को अगर किसी फंक्शन के पैरामीटर के साथ लगा देते हैं, इसका मतलब है उन पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यूज़ आई हैं वो चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ यूज़ हो सकती हैं, देखी जा सकती हैं, सी आउट में करवाई जा सकती हैं, लेकिन चेंज नहीं हो सकती। इस तरह अगर हम किसी फंक्शन के डेफिनेशन में डिक्लेरेशन में एंड में कॉन्स्ट लगा देते हैं, इसका मतलब है कि ये फंक्शन इस क्लास के डाटा मेंबर्स को अपडेट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम किसी फंक्शन के स्टार्ट में कॉन्स्ट लगा देते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो भी वेरिएबल्स या जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी वैल्यूज़ रिटर्न करवाएगा वो फिर चेंज इसके बाद चेंज नहीं हो सकती। सो जी ये था हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड के यूजेस।